हेलो एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड अगर मैं आपसे कहूं दैट यू बीइंग अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, आपको अगर कोई फूड को प्रिजर्व करना हो तो आपके दिमाग में वो कौन सा सबसे पहली टेक्निक, कौन सा सबसे पहले मेथड आएगा जिससे आप आपके फूड को प्रिजर्व कर सकोगे? यस, यू ऑल हैव गेस्ड इट राइट, दैट इज हीट ट्रीटमेंट। कि सर हम हमारे फूड को हीट ट्रीटमेंट के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो उसी हीट ट्रीटमेंट में होगा जिसमें हम कवर करेंगे ब्लांचिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास। एंड आज के क्लास में हम देखो, जनरली जो आपका हीट ट्रीटमेंट होता है ना, वो आप अलग अलग वेज में से कर सकते हो। हम सबसे पहले आज कवर करेंगे हीट का प्री ट्रीटमेंट, यानी जब आप किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए हीट ट्रीटमेंट देते हो तो वहां पे आपको सबसे पहले उस फूड को प्री ट्रीट करना होता है। ठीक है, अब वो जो प्री ट्रीटमेंट होता है, वो प्री ट्रीटमेंट में क्लीनिंग आ सकती है, कटिंग आ सकती है, चॉपिंग आ सकती है, कोई भी चीज आ सकती है, मिलिंग हो सकती है। तो जो आपका ब्लांचिंग है, वो ब्लांचिंग भी आप कह सकते हो कि एक टाइप का क्या होगा, वो प्री ट्रीटमेंट होगा। ऑलराइट, अब ब्लांचिंग पे जंप करने से पहले हम थोड़ा आपका बेस बिल्डअप करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट जनरली हम करते क्यों हैं और उसके क्या फायदे होते हैं आपके फूड के ऊपर। तो आप यहां पे देख रहे होगे कि जो आपका हीट ट्रीटमेंट है, ठीक है, उस हीट ट्रीटमेंट से आप सबसे पहले तो क्या कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या जो आपका फूड है, अगर आप हाउस होल्ड हो, हाउस होल्ड मतलब एक छोटे लेवल पे आप क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस चला रहे हो, या फिर अगर आप कोई बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो, तो उसमें जो ये हीट ट्रीटमेंट होता है ना, वो सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे ट्रेडिशनल, सबसे एंशियंट मेथड है जिससे आप आपके फूड को प्रिजर्व करते हो। जनरली उससे क्या होती है, आपके फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ के साथ साथ आपके फूड की सेफ्टी बढ़ जाती है, यानी अगर आपके फूड के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कर देते हो, इरेडिकेट कर देते हो। क्या करते हो बच्चों, आप उसको इरेडिकेट करते हो। और इरेडिकेशन के बाद जनरली ये जो इरेडिकेशन है, ये आपके शेल्फ लाइफ को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि अगर आपके फूड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके फूड को खराब कर सकता था, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपने इरेडिकेट कर दिया, तो आपके फूड की शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब आपके अगर आप हीट ट्रीटमेंट करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबियल कंटामिनेशन को हटाने के लिए नहीं होता है, आप आपके फूड की क्वालिटी को भी क्या करते हो, वहां पे इंप्रूव करते हो। उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज को आप क्या कर देते हो, ऑल्टर कर देते हो। उसके टेक्सचर को आप ऑल्टर कर देते हो। उसके कॉम्पोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को आप वाया हीट ट्रीटमेंट क्या करते हो बच्चों, ऑल्टर कर देते हो। और वो ऑल्टरेशन इस वे में आप करते हो कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और ज्यादा क्या हो जाता है, क्वालिटी लायक हो जाता है, और ज्यादा क्या हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है। एंड जनरली हीट ट्रीटमेंट में न्यूट्रिशंस के ऊपर भी अफेक्ट होता है। कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस है जो ह्यूमन के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, तो हीट ट्रीटमेंट के थ्रू वो खत्म हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे भी न्यूट्रिशंस होते हैं जिनको अगर आप हीट ट्रीट ना करो तो वो आपके लिए हार्मफुल होंगे। बट ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है जिनको आप हीट ट्रीट करते हो। फॉर एग्जांपल विटामिन सी, आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन सी, और उसी का दूसरा नाम आपका क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये सबसे पहले क्या होता है बच्चों, डेटोरिएट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपके फूड के अंदर से डीनेचर होता है जब आप आपके फूड को हीट करते हो तब। तो कुछ इस तरीके से आपका जो हीट ट्रीटमेंट है वो आपके फूड को अफेक्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके फूड को खराब कर सकते हैं, उन एंजाइम्स को भी ये ये जो हीट है वो क्या करता है बच्चों, डीनेचर कर सकता है। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज को ऑल्टर करता है। मैं ये नहीं कहूंगा न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंप्रूव कर देता है, ऑल्टर कर देता है। कुछ बेनिफिशियल हो जाते हैं, कुछ हार्मफुल हो जाते हैं। हार्मफुल इन द सेंस मतलब उसमें उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, जैसे आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो गया या विटामिन सी हो गया। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब अगर मैं बात करूं ब्लांचिंग की, ठीक है, तो जनरली जो ब्लांचिंग होता है, ठीक है, जनरली आपकी जो ब्लांचिंग टेक्निक होती है, ठीक है, योर ब्लांचिंग, इसको आप हीट ट्रीटमेंट जो आपका होता है, हीट ट्रीटमेंट, ब्लांचिंग इज योर हीट ट्रीटमेंट मेथड। तो ये जो ब्लांचिंग है ना, इसको आप डायरेक्टली एज अ फूड प्रिजर्वेशन मेथड नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ब्लांचिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली used
एज प्रिजर्वेशन मेथड, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से हम इसको सोल मतलब कि सिर्फ अगर हम आपके फूड को ब्लांच कर दे तो आपका फूड क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप ब्लांचिंग को एज अ प्री ट्रीटमेंट के तरीके से यूज कर सकते हो। यू कैन यूज ब्लांचिंग, ब्लांचिंग इज ऑलवेज यूज्ड एज अ प्री ट्रीटमेंट। आप इसको हमेशा एज अ प्री ट्रीटमेंट के तरीके से इस्तेमाल करते हो। ये बात क्लियर है? क्यों इसको हम प्री ट्रीटमेंट के तरीके से इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये जो ब्लांचिंग होती है, इस ब्लांचिंग के अंदर जो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ ब्लांचिंग, टेम्परेचर ऑफ ब्लांचिंग, ये जो टेम्परेचर होता है जनरली आपका 80 डिग्री तक जाता है, और आप 100 डिग्री तक भी इसको क्या कर सकते हो, लेके जा सकते हो। बट ये जो 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस है, ये मेसोफिलिक साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए तो बेनिफिशियल है, बट ये इतना टेम्परेचर आपके स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज को, जो आपके स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज, उनको ये किल नहीं कर सकता, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज कैन नॉट बी किल्ड। तो ये इस वजह से आप क्या करते हो, इसको एज अ प्री ट्रीटमेंट के तरीके से इस्तेमाल करते हो। अभी जो प्री ट्रीटमेंट होता है ना, इस प्री ट्रीटमेंट में भी जो ब्लांचिंग होती है उसको जनरली हम इस्तेमाल करते हैं एक सबसे माने जाने प्रोसेस के लिए, जिसे हम कहते हैं एंजाइम इनएक्टिवेशन। एंजाइम इनएक्टिवेशन। अब एंजाइम इनएक्टिवेशन क्यों करना है वो पहले समझते हैं। जनरली आपने देखा होगा, अगर एप्पल को कट करके रख देते हो, या फिर आप किसी भी वेजिटेबल्स को कट, ब्रिंजल हो गया, आप उसको कट करके आपने रख दिया, ठीक है, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक काली काली परत नहीं बनने लगती है, मतलब उसका कलर चेंज होने लगता है, ठीक है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्टेन्स आने लगते हैं, और फिर वो बहुत ऑफुल लगता है, मतलब कंज्यूम आप करने में उसको लोग हिचकिचाते हैं कि ये कुछ तो मतलब फ्रूट आपका खराब जैसा हो रहा है। तो वही चीज जो ब्लैकनेस होती है, जो स्टेन लगता है आपके उसके ऊपर, कट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के ऊपर, वो होता है आपके एंजाइम्स की वजह से। कौन से एंजाइम्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो 2-3 एंजाइम्स हैं, नाम लिख लो आप उनका, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दोज एंजाइम्स आर योर पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज एंजाइम, पेरोक्सीडेज के साथ साथ आपका कैटलेज एंजाइम, ठीक है, पेरोक्सीडेज, कैटलेज, कैटलेज के साथ साथ आप पॉलीफिनॉल, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ये 2-3 एंजाइम्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ब्लैकनेस के लिए, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों आपके ब्लैकनेस के लिए, ठीक है, ब्लैक स्टेन, ब्लैकनिंग आप लिख दो, ब्लैकनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इस वजह से आपको ब्लांचिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि आपका जो टेक्सचर होता है वो फिर खराब नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपका एंजाइम है, ठीक है, ये सारे जो आपके एंजाइम्स हैं यहाँ पे, ब्लांचिंग वाले एंजाइम्स, सॉरी, ये आपके पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज या फिर हो गया आपका पेरोक्सीडेज, ये सब क्या होते हैं, ये सब डीनेचर हो जाते हैं आपके जब आपको हीट को आप फूड को हीट ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है, सो इट गेट्स डीनेचर। तो जो आपका ब्लांचिंग है, वो ब्लांचिंग कराने के लिए जो आपका पेरोक्सीडेज एंजाइम है या फिर जो आपका कैटलेस एंजाइम है, वो क्या होता है बच्चों, डीनेचर हो जाता है। इस वजह से इसको हम एज अ हीट ट्रीटमेंट सोल मतलब प्रिजर्वेशन मेथड के लिए नहीं यूज करते, इसको हम यूज करते हैं एज अ प्री ट्रीटमेंट की तरह। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं कि हम ये जो हीट ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, वो हीट ट्रीटमेंट हम कराते क्यों है, उसके क्या फायदे होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको जस्ट एक जिस्ट दिया है, ठीक है, कि हीट ट्रीटमेंट आप इन प्रोसेस इन रीजंस की वजह से करते हो। अब यहाँ पे देखो कि हीट ट्रीटमेंट जब आप कराते हो तो सबसे पहले आपका जो एंजाइम है, जो एंजाइम्स आपके फूड को खराब कर सकते हैं, कैटलेस, पेरोक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, वो सब सबसे पहले क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके जो रिएक्शन होते हैं, ब्लैकनिंग रिएक्शन, वो रुक जाता है आपके फ्रूट या वेजिटेबल्स के अंदर या फूड्स के अंदर, ठीक है। माइक्रोबियल लोड आपका कम हो जाता है,
और जनरली देखो डिस्ट्रॉय स्पोर्स एंड टॉक्सिन्स। जनरली जो हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं उनको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, बट कुछ ऐसे जो बैसिलस के स्पोर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे आप क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम अगर हम बात करें, या फिर बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस की अगर हम बात करें, जियो बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, तो ये सारे एंजाइम, ये सारे जो स्पोर्स होते हैं, इनको ब्लांचिंग के लिए जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं वो एफिशिएंट नहीं होते इन स्पोर्स को किल करने में, ठीक है। बट फिर भी जो और अदर टॉक्सिन्स हैं, जैसे एंडोटॉक्सिन्स हो गए या एक्सोटॉक्सिन्स हो गए आपके, वो सारे टॉक्सिन्स क्या होते हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स वगैरह, वो इस टेम्परेचर पे डीनेचर हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, आप हीट ट्रीटमेंट क्यों कराते हो? क्योंकि आपको आपके फूड की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जैसे आपका अरोमा हो गया या फिर आपका फूड टेक्सचर हो गया, वो ऑल्टर हो जाता है, ठीक है, जब आप हीट ट्रीटमेंट कराते हो। तो एनहांसेस द अरोमा एंड फ्लेवर। अरोमा और फ्लेवर आपके फूड का या फ्रूट का क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो उससे आपकी जो मार्केटिंग है वो ज्यादा अच्छे से होती है, अगर आप इसको कॉमर्शियल लेवल पे क्या कर रहे हो, इस ये फूड बिजनेस को रन कर रहे हो तो। नेक्स्ट, आपके फूड का टेक्सचर इंप्रूव होता है और फूड को पैलेटेबल बनाता है या फिर टेंडर बनाता है। जैसे अगर आप रॉ मीट खाओ, ठीक है, या फिर आप रॉ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाओ, और अगर आप उसको कंपेयर करो जो आपके कैंड फूड्स या फ्रूट्स होते हैं, तो उसमें आपको टेक्सचर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि जो रॉ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके फूड को थोड़ा सा कड़वा और बिटर टेस्ट देते हैं, लेकिन जब आप उसको हीट ट्रीट कर देते हो तो वो बिटरनेस आपके फूड से क्या होती है, रिमूव हो जाती है। तो आपका फूड पैलेटेबल बन जाता है और उसकी टेक्सचर जो होती है वो थोड़ी सी टेंडर हो जाती है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है आपके फ्रूट्स या फूड्स के अंदर। जनरली ये जो ब्लांचिंग होता है ये हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ट्रीट करने के लिए करते हैं। ब्लांचिंग आप एज अ प्रिजर्वेशन मेथड सोलली नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुकिंग आप करते हो तो आपके प्रोटीन सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़े, और फिर उनकी डाइजेस्टिबिलिटी क्या होती है, आपके बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर प्रोसेसिंग बेनिफिट्स। जब आप हीट ट्रीट करते हो तो आपके फूड के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं कि जब आप फूड को ब्लांच कर रहे हो तो जनरली अगर मेरे पास कोई एक ऐसा वेजिटेबल है जिसकी जो स्किन है वो बहुत हार्ड है, ठीक है, अब उस हार्ड स्किन को मुझे रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अगर मैं मेरे उस फ्रूट को या उस वेजिटेबल्स को क्या कर दूं, ब्लांच कर दूं, या ब्लांच करने के साथ साथ मैं उसको किसी केमिकल से ट्रीट कर दूं, प्री ट्रीट कर दूं, तो जो पीलिंग होती है वो पीलिंग आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है। जैसे आप टमेटोज वगैरह के देखो, आप टमेटोज का अगर आपको प्यूरी बनाना है या पेस्ट बनाना है तो उसके लिए आप सबसे पहले उसको क्या करते हो, पानी के अंदर बॉईल करते हो, तो उसकी जो स्किन होती है बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। तो ये एक बेनिफिट होता है आपके प्रोसेसिंग का, ठीक है। नेक्स्ट, एड इन पैकेजिंग। अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को आपके क्या करते हो, ब्लांच करते हो, तो ब्लांचिंग के लिए आप उसको पहले स्लाइसेस में कट करते हो, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप उसको ईजिली पैक कर पाओ, ठीक है। सो बेटर सीलिंग होती है, फिलिंग एंड क्वालिटी भी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्या होती है, इंप्रूव होती है। अब देखो ये जो यहाँ पे पीलिंग लिखा हुआ है ना, ये पीलिंग हम जनरली ब्लांचिंग के अंदर जो सबसे पहला आपका स्टेप होता है ना, क्लीनिंग के बाद हम पीलिंग ही कराते हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग विच इज फॉलोड बाय पीलिंग। अब ये जो आपकी पीलिंग है, ये पीलिंग को आप दो तीन तरीकों से करा सकते हो आपके ब्लांचिंग के अंदर। अब ये जो पीलिंग होती है, ये पीलिंग आपकी सबसे पहले तो मैकेनिकल पीलिंग हो सकती है, मैकेनिकल पीलिंग, ठीक है। अब इस मैकेनिकल पीलिंग में आप क्या कर सकते हो, नाइफ का यूज कर सकते हो या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। मैकेनिकल पीलिंग के साथ साथ आपकी एक होती है लाई पीलिंग, ठीक है, लाई पीलिंग। अब इस लाई पीलिंग में आप क्या करते हो, तो लाई पीलिंग में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हो, ठीक है। इन लाई पीलिंग यू यूज NaOH विथ बॉइलिंग वाटर, ठीक है, विथ बॉइलिंग वाटर। तो ये जो NaOH है ये आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के स्किन को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लाई पीलिंग। अब ये मैकेनिकल पीलिंग हो गया, लाई पीलिंग हो गया। कुछ केमिकल पीलिंग्स भी आपके मार्केट में अवेलेबल है कॉमर्शियल लेवल्स पे, ठीक है। सो यू कैन यूज केमिकल्स फॉर पीलिंग, ठीक है। कॉमर्शियल लेवल पे जो आपके मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो केमिकल पीलिंग्स का जनरली यूज करते हैं या फिर वो लाई पीलिंग का यूज करते हैं। मैकेनिकल पीलिंग्स जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है वहां पे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट इज योर थिंग्स टू कंसिडर व्हाइल चूजिंग सेफ एंड प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट। आपको अगर ब्लांचिंग करानी है तो ब्लांचिंग के लिए आपको प्रॉपर पीलिंग होनी चाहिए। प्रॉपर पीलिंग के साथ साथ आपके फूड की जो एसिडिटी है
वो क्या कितनी है वो भी मैटर करता है कि आप कौन सा केमिकल यूज करोगे। अगर आपका फूड बेसिक नेचर का है तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, बट अगर आपका फूड एसिडिक नेचर का है, वेरी लो एसिडिक, तो वहां पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, एसिड और बेस मिला के सॉल्ट बना लेते हैं, तो आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उनका जो टेक्सचर और जो अरोमा और जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब आप ब्लांचिंग करा रहे हो, या ब्लांचिंग के लिए जब आप कोई भी मेथड चूज कर रहे हो कि हम 40 डिग्री पे हीट करेंगे, हम 50 डिग्री पे यूज करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि जो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट है उस फूड में या उस फ्रूट और वेजिटेबल में वो कितने डिग्री सेल्सियस पे इनएक्टिवेट होते हैं और कितने मिनट तक आपको उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर कम रखा, टाइम ज्यादा रखा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर फ्रूट और वेजिटेबल्स। वेर एज अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो उसमें आपके प्रोटीन डीनेचर होने लगते हैं, फूड का टेक्सचर कुछ ज्यादा ही क्या होगा, वहां पे सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको टाइम टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट रखना है, एंड आपको जो आपका फूड है उस फूड का पीएच कितना है, उस फूड के अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल फैट कंटेंट कितना है, शुगर कंटेंट कितना है, प्रोटीन, पीएच, ये सारी चीजें आपके हीट ट्रीटमेंट मेथड को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगे कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे। ठीक है, कितने टाइम तक उसको आप ब्लांच करोगे और कितने टेम्परेचर पे आपको उसे क्या करना है, ब्लांच करना है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अगर चाहिए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन सारी स्लाइड्स का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस स्लाइड का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर विल मूव अहेड। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो एडवांटेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। अभी देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ हीट ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्यों वो यूज करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसको अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें करें। इसके अपकमिंग स्लाइड्स में हम ब्लांचिंग को इन डिटेल में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं आपके हीट ट्रीटमेंट के, तो सिंपल सा मेथड होता है, ये कंट्रोलेबल प्रोसेस है। अगर आपका हीट टेम्परेचर कुछ ज्यादा हो गया, आप उसके जो सप्लाई है उसको क्या कर दो, हीट को स्टॉप कर दो, हीट सप्लाई रोक दो। तो कंट्रोलेबल प्रोसेस है और बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं आपके हीट ट्रीटमेंट के, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोड्यूसेस शेल्फ स्टेबल फूड। फूड की जो शेल्फ लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। डज नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या वायरस तो नहीं होते, जनरली कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या फंगस होते हैं जो 80 डिग्री सेल्सियस पे अपने आप डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ब्लांचिंग कर ली है इनिशियली, तो आपका जो फ्रूट या वेजिटेबल है वो आगे के ट्रीटमेंट के लिए सेफ हो जाता है। आपको वहां पे और ज्यादा प्रिजर्वेशन मेथड्स यूज करने की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है। आप सोडियम बेंजोइक एसिड डाल दो या फिर सोडियम नाइट्रेट डाल दो, ठीक है, बेंजोएट्स डाल दो, तो आपका जो फ्रूट है, या फिर जनरली आप कह सकते हो आप वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेसिंग के टाइम पे, तो जिससे आपका जो फूड है वो क्या होता है, पैलेटेबल बन जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। एडवांटेजेस अगर है किसी भी एक मेथड के, तो ऑब्वियस ही बात है उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, देखो डिसएडवांटेजेस जैसे अगर मैं बात करूं हीट ट्रीटमेंट की, तो अगर इसके डिसएडवांटेजेस की सबसे पहला डिसएडवांटेज हम देखें तो दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ हीट सेंसिटिव कंपाउंड। ठीक है, हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स जो आपके होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके वाइटामिन्स वगैरह, योर वाइटामिन्स के साथ साथ आपके जो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जैसे प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है, योर प्रोटीन्स, सो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती हैं जनरली। अब वाइटामिन्स में भी जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है जिसको आप विटामिन सी कहते हो, विटामिन सी, एंड आपका विटामिन B12, ये दोनों विटामिन सबसे ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, आपके हीट से अफेक्ट होते हैं। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस भी हैं बट इससे और भी ज्यादा फायदे होते हैं आपके। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनको
अगर आपने हीट ट्रीट नहीं किया, ऐसे फूड्स हैं जिनको आपने हीट ट्रीट नहीं किया, तो उसमें कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कंजम्पशन को हैम्पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके टैनिन्स हो गए, टैनिन्स के साथ साथ फाइटेट्स, ऑक्सैलेट्स। अब ये देखो, ये जो ऑक्सैलेट्स है ना, ये कैल्शियम के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, आयरन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो जब ऐसे फूड्स या फ्रूट वेजिटेबल्स जिनको आप रॉ कंज्यूम करते हो और उसमें ऑक्सैलेट, जैसे स्पिनैच हो गया आपका, स्पिनैच के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सैलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप उन ऑक्सैलेट्स, स्पिनैच को रॉ कंज्यूम कर लेते हो तो आपके बॉडी के अंदर वो जो ऑक्सैलेट है वो कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाता है और कैल्शियम ऑक्सैलेट नामक एक क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है, जो कि आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम करा सकता है। आपके बॉडी में किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। आयरन ऑक्सैलेट कंपाउंड्स भी बनते हैं, जो कि आयरन देखो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए, बट अब वो क्या हो रहा है, वो आयरन ऑक्सैलेट के साथ बॉन्ड बना लिया है और या कैल्शियम ऑक्सैलेट के साथ बॉन्ड बना लिया। अब उसकी जो कंजम्पशन है आपके बॉडी के अंदर, उसका जो एब्जॉर्प्शन है आपके बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, रुक जाता है। क्लियर है। तो ये जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को डीनेचर करने के लिए जनरली हीट ट्रीटमेंट दी जाती है, ब्लांचिंग करी जाती है। क्लियर है। कुछ एंजाइम्स हैं जिन्हें आपको इनहिबिट करना होता है। उन एंजाइम्स इनएक्टिवेशन, जैसे हमने बात की कैटलेस, पेरोक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, तो उनके लिए भी आप ब्लांचिंग करा सकते हो। अब दिस हीट ट्रीटमेंट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय एंड रिड्यूस दीज एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। क्लियर है ये चीज। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि ये आपके न्यूट्रिशन को क्या करता है, हीट ट्रीटमेंट इंप्रूव करता है। कैसे? इट इंप्रूव्स द डाइजेस्टिबिलिटी। ये आपके फूड की डाइजेस्टिबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपके बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स की जो ये प्रोसेस है प्रोटीन डीनेचुरेशन का, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है। तो डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाता है, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, रिलीज ऑफ बाउंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जी जो किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ बॉन्ड बना के रखते हैं, तो उन बॉन्ड्स को आप हीट ट्रीटमेंट जब करते हो तो बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ठीक है। तो आयरन या कैल्शियम या मैग्नीशियम जो आपके ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा बॉन्ड्स बना के रखते हैं किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो जब आप हीट ट्रीट करते हो तो वो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो वो जो आयरन या कैल्शियम या मैग्नीशियम है आपके फूड या फ्रूट वेजिटेबल्स के अंदर, वो क्या होते हैं बच्चों, वो आपके बॉडी में और ज्यादा अच्छे तरीके से अब एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो ये सारे आपके क्या थे, फायदे थे हीट ट्रीटमेंट मेथड के। क्लियर है। जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड विल मूव अहेड। चलो नेक्स्ट, अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है ब्लांचिंग का एग्जैक्ट प्रोसेस। अभी तक तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि जनरली ब्लांचिंग क्यों होता है, क्या होता है, सारी चीजें हमने एंजाइम्स भी स्टार्टिंग में कवर कर ली थी, टेम्परेचर भी मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया था। ठीक है। अब यहां पे हमें ना इनके मेथड्स को भी कवर करेंगे। क्लियर है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ ब्लांचिंग। अब ये जो ब्लांचिंग है, इट इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन फूड प्रिजर्वेशन। आपको पता है ब्लांचिंग इज मोस्टली यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन एज अ प्री ट्रीटमेंट। ठीक है। इसको आप प्री ट्रीटमेंट के तरीके से यूज करते हो, ना कि सोल मेथड, सोल एंड होल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोल एंड होल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन वाया हीट। Clear है, which is applied before other foods preservation techniques like canning, freezing, drying, other non-thermal techniques। तो ये जो जितनी भी टेक्निक्स के अभी हमने नाम लिए हैं, चाहे वो आपका कैनिंग हो गया, चाहे आपका फ्रीजिंग हो गया, चाहे आपका ड्राइंग हो गया, वो सब करने से पहले आप ब्लांचिंग करते हो ताकि आपका फूड स्टेबल हो जाए, पैलेटेबल हो जाए। क्लियर है। जनरली जो आपकी कैनिंग होती है, कैनिंग कोई भी चीज की आप कैनिंग कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, ब्लांचिंग कराते हो। क्लियर है ये चीज। चलिए लेट जस्ट मूव अहेड कि व्हाट इज ब्लांचिंग। ब्लांचिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन अ फूड प्रिजर्वेशन इन विच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर सबमर्ज्ड इन बॉइलिंग वाटर और स्टीम to inactivate enzymes and microorganisms which can cause spoilage and nutrient loss in the particular fruits or वेजिटेबल्स। क्लियर है चीज की जो ब्लांचिंग होती है, वो ब्लांचिंग हम एज अ हीट ट्रीटमेंट मेथड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। ये प्रिजर्वेशन हम यूज करते हैं, ये हीट ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं एंजाइम इनएक्टिवेशन के लिए, कुछ ऐसे नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज को, सॉरी
नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज को किल करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है। अब ये यूज अब ये ब्लांचिंग है वो बॉइलिंग वाटर के अंदर आपके फ्रूट और वेजिटेबल्स को सबमर्ज करा दो, या जैसे यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख रहे हो कि जो आपका ये ब्रोकली है, यहाँ पे इस ब्रोकली को हमने क्या कर रखा है, आपके बॉइलिंग वाटर के अंदर सबमर्ज करके रखा हुआ है। या फिर आप डायरेक्टली स्टीम का भी यूज कर सकते हो ब्लांचिंग कराने के लिए। अब ये जो ब्लांचिंग होती है ये आप किन किन तरीकों से करा सकते हो, यानी टाइप्स ऑफ ब्लांचिंग आपकी कौन कौन सी है। सो यू कैन यूज स्टीम, you can use water blanching, you can use microwave blanching and ohmic blanching। ठीक है, ये सारी चीज क्लियर है, जिसमें से आपको पता है कि स्टीम ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टीम का यूज कर देते हैं। हमने क्या किया है, वाटर को बॉईल किया है और जो हीम स्टीम उससे क्रिएट हो रहा है, उस स्टीम का यूज करके हमने हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ट्रीट किया है। या फिर आप डायरेक्टली उस फ्रूट और वेजिटेबल्स को बॉइलिंग वाटर में क्या कर दो, डिप कर दो। या फिर आप माइक्रोवेव ब्लांचिंग और ओमिक ब्लांचिंग का यूज कर सकते हो। एक सेकेंड, यहां पे आपने ये दो नए टर्म देखे होंगे, दैट इज योर माइक्रोवेव ब्लांचिंग। ठीक है, माइक्रोवेव ब्लांचिंग एंड ओमिक ब्लांचिंग। ओमिक ब्लांचिंग, इसमें हम वाटर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही टेक्निक में आप वाटर यूज नहीं करते हो। नो वाटर और स्टीम इज यूज्ड, नो वाटर और स्टीम इज यूज्ड। तो हम इसमें यूज क्या करते हैं, यहां पे भी हम ओमिक हीटिंग में भी वाटर और वाटर या स्टीम यूज नहीं करते हैं। स्टीम एंड वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम इसमें यूज क्या करते हैं, यहां पे हम यूज करते हैं रेडिएशन सोर्स। यहां पे हम क्या यूज करते हैं, एस्पिरेंट्स। यहां पे हम यूज करते हैं रेडिएशन सोर्स, माइक्रोवेव रेडिएशन हम यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स हम यहां पे यूज करते हैं, और यहां पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे हम क्या यूज करते हैं, यहां पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है। अब देखो माइक्रोवेव ब्लांचिंग में जनरली होता क्या है, माइक्रोवेव ब्लांचिंग में आपने देखा होगा, जैसे मैं इसको कंसिडर करता हूं, ये मेरा एक पर्टिकुलर फूड है। ठीक है, इस फूड के अंदर वाटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, H2O, यहाँ पे H2O प्रेजेंट होगा। अब ये जो वाटर होता है ना, ये वाटर के अंदर पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। आपको पता है डाइपोल, इस वाटर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो इस वाटर के अंदर होती है आपके पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी के साथ साथ और क्या होता है, तो पोलैरिटी के साथ इसके अंदर होता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट होती है। अब ये जो डाइपोल मूवमेंट है ना, ये जब आप इसके अंदर माइक्रोवेव रेडिएशंस जाते हैं, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे, इनके अंदर डाइपोल मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, दूसरे से कहीं और ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, इस डाइपोल मूवमेंट की वजह से, इस डाइपोल मूवमेंट की वजह से हीट जनरेट होती है। ठीक है, हीट जनरेट होती है। ये जो आपके वाटर्स है, उन वाटर के अंदर जब डाइपोल मूवमेंट होती है तो आपका हीट जनरेट होता है, और ये जो जनरेटेड हीट है, ठीक है, दिस जनरेटेड हीट कॉजेज फूड टू राइज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, फूड का टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज होता है, और इवेंचुअली आपकी जो ब्लांचिंग प्रोसेस है वो हो जाती है। ठीक है, योर ब्लांचिंग इज डन देन। क्लियर है। तो यहां पे देखो ना, हमने स्टीम का यूज किया, ना ही हमने यहाँ पे हीट का यूज किया, ना ही हमने वाटर का यूज किया, हीट का तो सॉरी यूज किया है हमने, स्टीम वाटर ये सारी चीजें यूज नहीं किया। हमने डायरेक्टली क्या किया है, जो आपके माइक्रोवेव रेडिएशंस होते हैं, उन माइक्रोवेव रेडिएशंस का यूज किया। आपने आपके फ्रूट या वेजिटेबल्स को माइक्रोवेव के अंदर रखा। अब ये जो आपके माइक्रोवेव रेडिएशन सोर्स हैं, जनरली यहाँ पे जो माइक्रोवेव्स हैं ये ट्रांसफर होते हैं वाया रेडिएशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि हीट ट्रांसफर के मेथड्स में कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आता है। तो यहाँ पे जो माइक्रोवेव ब्लांचिंग होती है उसमें रेडिएशन सोर्स ऑफ रेडिएशन मेथड से आपका हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जनरली जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के अंदर,
वहां पे पोलैरिटी प्रेजेंट होती है और उसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है। और ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है, ये डाइपोल मूवमेंट में जब फ्रिक्शन जनरेट होता है, उस फ्रिक्शन से आपकी हीट जनरेट होती है और वो हीट कॉज करती है आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है, उन एंजाइम के इनएक्टिवेशन के लिए। क्लियर है ये चीज, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है ओमिक हीटिंग। सेम तरीके से जैसा आपका माइक्रोवेव ब्लांचिंग होता है, सेम तरीके से आपकी ओमिक हीटिंग भी होती है। बट यहाँ पे ओमिक हीटिंग में डिफरेंस ये होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। हम ओम्स लॉ के बेस्ड पे, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, सुना होगा आपने फिजिक्स में, ठीक है। तो ओम्स लॉ के बेस्ड पे ये जो ओमिक ब्लांचिंग है वो वर्क करती है, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ओम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ ओम्स लॉ, इसके ऊपर आपकी ओमिक ब्लांचिंग क्या होती है? बेस्ड होती है, इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। अब जनरली सेम तरीके से आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप आपके फ्रूट और वेजिटेबल्स के कंटेनर्स में डिप कर देते हो और डिप करने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास करते हो कैथोड एंड एनोड से, और वो जो कैथोड और एनोड है वहां से हीट आपकी, सॉरी, वहां से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके प्रोडक्ट के पास जाती है, फिर वहां पे हीट जनरेट होता है और उस जनरेटेड हीट से आपके जो एंजाइम्स है वो क्या होते हैं? इनएक्टिवेट होते हैं। क्लियर है ये चीज? जस्ट टेक अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ दिस एंड वी विल मूव अहेड। क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, टेक अ क्विक स्नैप। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग ब्लांचिंग। अभी मैंने आपको ये बताया था, उसी चीज को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो आपका ब्लांचिंग होता है, उस ब्लांचिंग में हीट ट्रांसफर दो तरीकों से ही होते हैं। जनरली जो माइक्रोवेव ब्लांचिंग है वहां पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। बट बाकी और जितने भी मेथड्स हैं ब्लांचिंग में, वहां पे कन्वेक्शन एंड कंडक्शन से आपका हीट क्या होता है? ट्रांसफर होता है। अब आपको इसके बीच का डिफरेंस तो क्लियर ही होगा, बट फिर भी हम एक बार देखते हैं कि कन्वेक्शन में क्या होता है। आपकी जो सोर्स हैं या आपके दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्या है अवेलेबल? देखो यहाँ पे आपका कंटेनर अवेलेबल है, इस कंटेनर के अंदर आपके फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे स्टीम दे रहे हो, ठीक है। अब उस स्टीम से, ठीक है, आपने यहाँ से क्या दिया है? स्टीम दिया है। अब इस स्टीम से, ठीक है, आपके फ्रूट्स के अंदर हीट ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं, जनरली डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर यहाँ पे हीट का होता है। वेयर एज जो आपका कंडक्शन होता है, आपने देखा होगा कंडक्शन के अंदर जनरली आपके पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा एक देखो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैं यहां से क्या दे रहा हूं? हीट दे रहा हूं, ठीक है। इस सरफेस पे, एक सेकेंड, इस सरफेस पे मैं यहां से एक हीट सोर्स दे रहा हूं, दिस इज योर हीट सोर्स। अब यहां से आपके जो हीट है वो पहले इस वाले पार्ट को गर्म करते हैं, ठीक है। आपका जो हीट है इस वाले पार्ट को गर्म करेगा, फिर हीट कहां ट्रांसफर होगा? दूसरे वाले पार्ट पे, यहां से यहां ट्रांसफर होगा, ये पार्ट गर्म होगा, फिर यहां से यहां ट्रांसफर होगा आपका हीट, तो ये पार्ट गर्म होगा, फिर यहां से यहां ट्रांसफर होगा तो ये पार्ट गर्म होगा। यानी लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, लेयर पे लेयर जो आपके लगे हुए होते हैं, उस तरीके से आपका हीट क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसफर होता है। जैसे फर्स्ट लेयर गर्म हो गया, अब उसके पास एनर्जी इतनी सफिशिएंट आ गई, अब वो और एनर्जी होल्ड नहीं कर सकता, तो नीचे से आप जितनी भी हीट दे रहे हो वो अपनी हीट को दूसरे वाले लेवल पे भेज दे रहा है, दूसरे लेयर्स पे भेज दे रहा है। वो लेयर के पास जब कैपेसिटी खत्म हो जाती है हीट लेने की, फिर वो क्या करता है? हीट को ट्रांसफर करने लगता है। तो इस ट्रांसफर ऑफ हीट को हम कहते हैं कंडक्शन, की लेयर बाय लेयर ट्रांसफर हो रहा है और मॉलिक्यूल्स आपके हीट को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, और आपके ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। वेयरएज यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कन्वेक्शन में। दोनों में ही मीडियम की जरूरत होती है। वेयरएज जो अभी हमने देखा था यहाँ पे आपका रेडिएशन, माइक्रोवेव ब्लांचिंग में यहां पे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है ये चीज?
चलिए देखते हैं आप ब्लांचिंग जो होती है, ब्लांचिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। हमने देख लिया एंजाइमिक ने एक्टिवेट कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, आपके अनडिजायरेबल एंजाइमेटिक रिएक्शंस को रोक देता है, आपके विटामिन सी वगैरह के रिटेनिंग में हेल्प्स इन रिटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली विटामिन सी वगैरह के न्यूट्रिएंट्स में क्या करता है, रोकने प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। अब देखो जनरली यहाँ पे विटामिन सी लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो आपके विटामिन सी होते हैं वो विटामिन सी बहुत जल्दी हीट ट्रीटमेंट से डीनेचर हो जाते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो विटामिन सी का डीनेचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियस ही बात है सबसे पहले विटामिन सी ही डीनेचर होता है, ये चीज आपको समझनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्नैपशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत इजी हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडिकेटर एंजाइम्स, यानी कौन कौन से एंजाइम्स जनरली आपके ब्लांचिंग को, ये मतलब ब्लांचिंग की एफिशिएंसी, आपका ब्लांचिंग सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो प्रूव करते हैं। तो आपके पास दो एंजाइम्स है, कैटलेज एंड पेरोक्सिडेज। दीज आर टू हीट रेजिस्टेंस एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड आर कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर एंजाइम टू डिटरमाइन वेदर योर ब्लांचिंग प्रोसेस वाज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। अगर ये दो एंजाइम टेस्ट पॉजिटिव आ गए तो आपका जो ब्लांचिंग था वो अनसक्सेसफुल है, वेरेज अगर ये दो एंजाइम टेस्ट आपके नेगेटिव आए, पेरोक्सिडेज और कैटलेज, तो आपका जो ब्लांचिंग प्रोसेस था वो क्या था, सक्सेसफुल था। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, अब ब्लांचिंग में टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। तो जनरली जो टाइम टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन होता है वो फूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका एसिडिक फूड है, बेसिक फूड है, तो इस वजह से 1 से 15 मिनट तक का टाइम होता है जिसमें आप ब्लांचिंग कराते हो। एंड जो टेम्परेचर होता है वो 80 to 100 डिग्री सेल्सियस तक पे टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्लियर है ये चीज। देखो एक बार यहाँ पे आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा आपके ब्लांचिंग का। देखो सबसे पहले आपका क्या होता है, बॉइलिंग, आप वाटर को बॉईल करते हो, आप वेजिटेबल्स ऐड करते हो, हीट ट्रीटमेंट आपकी यहाँ पे अब स्टार्ट होती है वाया कंडक्शन एंड कन्वेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे डायरेक्टली देखो कंडक्शन हो रहा है, बॉइलिंग वाटर डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पे इमीडिएट कूलिंग होती है। इमीडिएट कूलिंग क्यों कर रहे हैं, मतलब हमने हीट तो कर दिया, अब हम कूल भी कर ले रहे हैं। अब कूल करने के लिए, ठीक है, कूल करने का रीजन ये है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो उनको अडेप्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। अभी आपने रैपिड हीटिंग कर दी, फिर आपने रैपिड कूलिंग कर दी, तो वो जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ईस्ट और मोल्ड्स है वो क्या होते हैं, वो जनरली उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो आपके एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर पाए, और उनका सेल जो होता है वो रप्चर हो जाता है, उनकी मेटाबॉलिज्म एबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर है ये चीज। एंड देन आप क्या करते हो, जो वाटर्स है उसको ड्रेन आउट कर देते हो। इसी तरीके से आप अब देखो यहाँ पे वेजिटेबल्स को और यहाँ पे फ्रूट को हमने लिया है। अब आप कहोगे कि सर जो टमेटो है वो टमेटो तो वेजिटेबल्स है ना बच्चा, टमेटो जो है बोटानिकली वो फ्रूट है, ना कि वो एक वेजिटेबल है। क्लियर है ये चीज। तो चलिए आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे हम स्टॉप, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड ऑलमोस्ट हमने ब्लांचिंग के अंदर सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो होंगे हमारे बाकी के हीट ट्रीटमेंट मेथड्स पे। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज, इफ यू हैव लव दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स जिन्हें हेल्प हो सकती है इस ब्लांचिंग से। ठीक है, ये जो हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर से उनको भी क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है। तो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज फॉलो एंड subscribe to this channel for more such interesting videos on such advanced topics.